मित्रों नमस्कार, मैं आर यादव हिंदी गुरु चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे कि सर इसके आयोजन पर जो आर ओ है कुछ चर्चा कर दीजिए। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं बात कर लूँगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए आप कि आर ओ समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी क्या होता है, कैसे इसका एग्ज़ाम होता है, कितने चरण हैं, क्या है इसमें और क्या योग्यताएं हैं और इसमें क्या सिलेबस है। तो इसके बारे में आज हम थोड़ा सा चर्चा करना चाहते हैं आपसे। इसके आयोजना पर क्या इसके किस सिस्टमेटिक ढंग से कैसे हम करें तो इसको कवर किया जा सकता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि जैसे आर ओ 2016 मैंने लिखा है, तो आपको पता होगा कि 2016 की ये वैकेंसी किसी कारण से ये स्थगित कर दी गई, जो भी कैंसिल कर दी गई और दोबारा एग्जाम होने वाला है, जो आपको पता है कि 13 सितंबर को प्रस्तावित है। तो इसकी क्या ये पूरे आर ओ में क्या सिलेबस है, क्या उसकी योग्यता है। तो सबसे पहले योग्यता हम जान लेते हैं कि क्या हमारी एलिजिबिलिटी है। तो इसके बारे में सबसे पहले योग्यता की अगर हम बात करेंगे तो योग्यता मैंने लिखा है, तो इसमें एक सिंपल ग्रेजुएट आपको होना चाहिए, जो स्नातक हो आप मात्र, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज इसमें यह है कि इसको हम बोलते हैं समीक्षा अधिकारी, आर ओ को रिव्यू ऑफिसर बोलते हैं, उसी का नाम है हिंदी में समीक्षा अधिकारी। और एक है असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, इसको हम सहायक समीक्षा अधिकारी कहते हैं। इसमें देख लिए दो मैंने लिखा है, दो टाइप में विभाजित किया है, दो भागों में विभाजित किया गया है। एक लिखा गया है स्नातक आर ओ और एक लिखा है स्नातक ए आर ओ। तो इसमें देखिए, अगर आपके पास स्नातक के साथ में कोई डिग्री नहीं है और कोई डिग्री, यानी कि आप जैसे एक साइंस ग्रेजुएट होता है, तो साइंस ग्रेजुएट में एकमात्र पोस्ट होती है जो, जैसे आप बायोलॉजी से हैं तो एक मलेरिया, सहायक मलेरिया अधिकारी की पोस्ट होती है। अगर आप मैथमेटिक्स से हैं तो एक पोस्ट आती है जो ये संगणक करके कुछ इसकी है, बाट माप की है। और ये तो एलिजिबिलिटी की बात हमने किया कि अगर आप साइंस से ग्रेजुएट हैं, तो अगर आप साइंस से ग्रेजुएट हो या किसी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हो और आपके पास कोई डिग्री और ना हो, ठीक, तब भी ये फॉर्म आप डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो आयोग नोटिफिकेशन देता है तो उसमें बहुत सारी चीज लिखता है, उसको बहुत थारोली पढ़ा जाता है, तब आप समझ पाएंगे। तो मैं आपको बताने का प्रयास इसलिए कर रहा हूं कि आप इसके बारे में विधिवत समझ लीजिए। तो एक होता है स्नातक के साथ में आर ओ। अच्छा, अगर आप स्नातक के साथ में हिंदी या उर्दू से आपने अगर स्नातक किया है तो उसका क्या बेनिफिट है। उसमें यह है कि अगर आपके पास ओ लेवल है या आपके पास समकक्ष कोई डिग्री है ओ लेवल के, क्योंकि लोक सेवा आयोग ने बहुत सारी डिग्रियों को समकक्ष मान लिया है, यानी कि कुछ यूनिवर्सिटी का नाम उन्होंने दिया है लोक सेवा आयोग ने कि अगर आप इस यूनिवर्सिटी से PGDCA हैं तो तब भी आप एलिजिबल हैं। तो मैं बताना ये चाह रहा था कि अगर स्नातक हैं और स्नातक के साथ में आपके पास ओ लेवल है, तो इसमें कुछ पोस्ट होती है, जैसे लेखा विभाग होता है और हिंदी अनुवादक, उर्दू अनुवादक। अगर आप उर्दू से स्नातक हैं या हिंदी से स्नातक हैं तो ओ लेवल हैं, तो आपको ये पोस्ट मिलेगी। हालांकि ये पोस्ट बहुत कम होती है, ज़्यादा पोस्ट नहीं होती है, 10-5 पोस्ट होती है। कभी अभी तक अब इससे ज़्यादा पोस्ट नहीं आई है, 2 पोस्ट, 4 पोस्ट, 5 पोस्ट ऐसे आती है। तो ये तो हो गई, आप सिंपल ग्रेजुएट हैं और उसके साथ में अगर ओ लेवल है तो अति उत्तम है, नहीं है तब भी ये फॉर्म आप बहुत अच्छी तरह से योग्यता अगर स्नातक रखते हैं तो भर सकते हैं। दूसरी चीज कि अगर आप स्नातक हैं, स्नातक के साथ में आप ओ लेवल हैं, तो दूसरी पोस्ट क्या मिलेगी आपको। ये अगर ओ लेवल है तो इसमें टाइपिंग होती है, टाइपिंग में आपको इसके मेंस के बाद में टाइपिंग होती है, तो आपको यहाँ से भी कई पोस्ट है, इस क्षेत्र से कई पोस्ट है और इस क्षेत्र से भी कई पोस्ट है,
ठीक है। इसके भी अलग अलग विभाग हैं, जैसे आप सचिवालय जानते हैं, राजस्व विभाग है या निर्वाचन विभाग है, तो कई विभाग हैं, तो कई विभागों में जा सकते हैं आप। इसका देखिए ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, इसका 4800 ग्रेड पे है और इसका 4600 ग्रेड पे है, बस कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक, तो ग्रेड पे में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। आप 2-3 सालों में 4 सालों में अपग्रेड करके प्रमोट करके आप समीक्षा में जा सकते हैं। ठीक, ये बात आप समझ गए होंगे कि क्या योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हम स्नातक हैं, हमारे पास कोई और डिग्री नहीं है, तो मैं क्या समीक्षा अधिकारी भर सकता हूँ? तो आप बिल्कुल भर सकते हैं। हालांकि ये पुराना पेपर है, ये तो अब आप फार्म तो भर नहीं सकते हैं, आने वाली वैकेंसी में ही भर सकते हैं, लेकिन मैं इसका क्राइटेरिया, इसकी योग्यता, इसके पूरे विषय सूची को बताना चाहता हूँ आपसे कि कैसे कैसे इसकी विषय सूची है, क्या क्या आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक, ये तो बात हो गई कि आपके पास डिग्री क्या होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं तो क्या इसके बाद में इसका सिलेबस क्या होता है ये आप जान लीजिए। इसका सिलेबस जो होता है ये 2 चरणों में परीक्षा होती है इसकी। इसमें इंटरव्यू नहीं होता है, आपको मैं पहले बता देना चाहता हूं। एक प्रारंभिक परीक्षा होगी और एक मुख्य परीक्षा होगी। इसके बाद में आपको सेलेक्ट कर दिया जाएगा, आप अगर उतना नंबर पाते हैं और आप इस पद को पा सकते हैं। यहां तक बात करूं मैं 2016 की, तो 2016 में बहुत ज्यादा वैकेंसी नहीं है, ये 300 समथिंग वैकेंसी है। ठीक, 300 समथिंग कुछ वैकेंसी है, जिसमें से लगभग 200 के आसपास आरओ की पोस्ट है। इसके बाद में बाकी पोस्ट एआरओ की है। तो मैं बताना चाह रहा हूं कि ये परीक्षा चूंकि 2 चरणों की है, 2 चरणों में क्या क्या पूछा जाता है इसके बारे में आप जान लीजिए। देखिए, सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा होगी जो 200 अंक की होगी और 200 प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे। इसमें देखिए सामान्य अध्ययन की सबसे पहला पेपर जो होगा ये सामान्य अध्ययन का होगा। ठीक है, तो जो आप पढ़ते आए हैं कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, उत्तर प्रदेश विशेष, भारत की जनगणना, उत्तर प्रदेश की जनगणना, करंट अफेयर्स, ये टॉपिक सामान्य अध्ययन में पूछे जाते हैं। ये समय 2 घंटे का होता है। इसमें 140 प्रश्नों का ये पेपर होगा और ये पेपर 9:30 से 11:30 बजे तक होता है। इसका टाइम टेबल हम आपको बता दें, ये 9:30 से 11:30 पेपर होता है सुबह के टाइम। अच्छा, ये तो पेपर की बात हो गई। दूसरा पेपर सामान्य हिंदी का होता है जो 60 अंक का होता है और 60 प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ये पेपर 1 घंटे का होता है और ये पेपर होगा 2:30 से 3:30 तक। ये पेपर का टाइमिंग है। ठीक, दूसरी चीज, ये तो पेपर हो गया प्रीलिम्स का। सामान्य हिंदी में मैंने आपको जो वीडियोज दिया है, 6 टॉपिक मैंने बहुत विस्तृत चर्चा किया है कि सामान्य हिंदी में क्या क्या पेपर होता है। मैंने 6 टॉपिक पढ़ा भी दिया है, जिसमें आपको पता होगा तत्सम, तद्भव, विलोम, पर्यायवाची, अनेक शब्दों की लेख शब्द, विशेष विशेषण, वर्तनी वाक्य शुद्धि है। ठीक है, आपको पता होगा कि टॉपिक 6 है। ठीक है, उसका मैं विस्तृत चर्चा कर चुका हूँ। दूसरी चीज, ये तो प्रीलिम्स का पेपर हो गया। इसमें मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि अभी तक जो भी पेपर हुए हैं तो उसमें लगभग अभी तक जो प्रीलिम्स की मेरिट गई है वो 145 के ऊपर नहीं गई है। 145 के आसपास मेरिट रही है जब नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। चूंकि ये पेपर 2016 का कैंसिल हुआ है तो इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, आपको मैं अभी बता दूं, क्योंकि जो लिखा होता है इंस्ट्रक्शन में, जिस बेस पर एग्जाम कराया जाता है वही इंस्ट्रक्शन माना जाता है, बाद में वो कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अभी जो पिछला 2017 पेपर हुआ है इसमें नेगेटिव मार्किंग थी तो उसमें मेरिट कम गई, इसीलिए 122 मेरिट गई। और इसमें मेरिट जैसे 140 से लेकर के और 145 तो मान लेते हैं 150 तक, ये मेरिट प्रीलिम्स की है। मैं आपको बता दूं ये मेरिट 140 से लेकर के 150 के बीच में घूमती रहती है। ठीक, कभी पोस्ट ज्यादा है तो थोड़ी सी कम मेरिट, कभी पोस्ट बहुत कम है थोड़ी सी ज्यादा मेरिट, यही इसका रेशियो रहता है। और मैं अभी भी बता दूं कि इसकी मेरिट हमेशा इसी के बीच में रहेगी
और ये पेपर भी आप दे के आएंगे तो आपको मेरिट, इतने मेरिट के अंदर रहना पड़ेगा। और क्या होगा ये तो अभी एस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं, पेपर होने के बाद ही कुछ किया जा सकता है। तो ये तो बात हो गई प्रीलिम्स पेपर की। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि प्रीलिम्स में क्या क्या पूछा जाएगा आपसे। दूसरी चीज कि इसका जो मेंस का पेपर होता है, ये तो प्रीलिम्स की बात हो गई। आपको डेट भी क्लियर पता होगा कि 22 दिसंबर को इसका मेंस भी है। ठीक है, तो पेपर में बहुत जल्दीबाजी आयोग कर रहा है तो बहुत टाइम नहीं मिलेगा आपको। ठीक, इसीलिए मैंने इतना वीडियोज दिया है कि आपके लिए बहुत ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। ठीक, और मित्रों मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूं कि मुख्य परीक्षा में क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। ठीक, तो देख लीजिए मुख्य परीक्षा में जो इसकी परीक्षा हुई 400 अंकों की होती है। 400 अंकों में सामान्य अध्ययन का जो पेपर होगा वो भी ऑब्जेक्टिव होगा। उसमें 120 प्रश्न किए जाएंगे आपसे। प्रीलिम्स में 140 किए गए थे, लेकिन मेंस में 120 प्रश्न किए जाते हैं। ठीक, लेकिन जो टॉपिक आपसे पूछा जाएगा वो बिल्कुल प्रीलिम्स का ही टॉपिक पूछा जाएगा। ठीक है, इसमें आपको कोई और अदर चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो आप प्रीलिम्स में पढ़ के आए हैं वही आपको पढ़ना है। ठीक है, दूसरी चीज सामान्य हिंदी ऑब्जेक्टिव भी इसमें प्रश्न किया जाता है। ठीक, कुल मिलाकर के एक पेपर तो ये हो गया और दूसरा पेपर ये हो गया, और इसी पेपर के साथ में ये दोनों पेपर लिया जाता है। ये दोनों पेपर एक साथ में ही 3 घंटे का ये पेपर होता है। ठीक है, तो 2.5 घंटे का ये पेपर होता है हिंदी आलेखन, और आधे घंटे का ये पेपर होता है। क्योंकि यहां पर 30 प्रश्न किया जाएगा आपसे और यहां पर 60 प्रश्न किया गया था, तो आपको 1 घंटा टाइम मिला था। और ये पेपर एक ही बार में 3 घंटे का मिलेगा आपको, और जिस दिन ये पेपर होता है उसी दिन ये भी पेपर होता है। ठीक, ये 2 दिन में पेपर खत्म हो जाता है। ठीक, हो सकता है बीच में गैप कर दे 1-2 दिन। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये सुबह पेपर होगा इस टाइम पर 9:30 से 11:30 पर ये पेपर होगा। ठीक है, इसके बाद में आयोग का अपना शेड्यूल है, वो कर सकता है, उसी दिन कर सकता है या दूसरे दिन करा सकता है या तीसरे दिन करा सकता है, वो उसकी मर्जी होती है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप वो कभी भी कराए। तो ये पेपर दोनों जो होगा 130 नंबर का, ये 30 अंक जो लिखा गया है, ये 30 प्रश्न है, ये 60 अंकों का होता है। ठीक है, इसमें 60 नंबर का होता है और ये प्रश्न तो 30 होंगे। ठीक, लेकिन एक प्रश्न यहां पर 2 नंबर का होगा और यहां पर एक प्रश्न 1 नंबर का होता था प्रीलिम्स में। तो ये जो पेपर आप देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव होगा, ये 30 प्रश्नों का होगा, आधे घंटे टाइम मिलेगा आपको। ये पेपर होने के ठीक बाद में 2.5 घंटे के बाद में कॉपी ले ली जाती है और आपको एक फिर से OMR शीट और दूसरा पेपर दिया जाता है। उसमें क्या होगा कि आपको ये पेपर करना होगा आधे घंटे के अंदर। ठीक है, तो बहुत सावधानी से टाइम टेबल सेट करके पेपर किया जाता है। दूसरी चीज ये तो हो गया दूसरा पेपर। तीसरा पेपर निबंध का होता है। ठीक, मैं आपको बताऊं कि ये तीसरा पेपर 120 प्रश्नों का 120 नंबर का निबंध होगा। इसमें 3 निबंध लिखना होगा आपको। मैं बताऊं, ये 600 शब्दों का लिखा जाता है। 600 शब्द इसका, 600 शब्द इसका और 600 शब्द इसका, और ये 3 घंटे का पेपर होगा। ठीक, 3 घंटे में आपको 3 पेपर निबंध का लिखना होगा। 3 निबंध लिखने के लिए आपको 1-1 घंटा टाइम मिलता है। एक एवरेज मान लिया जाए तो आपको 1-1 घंटा टाइम मिलेगा। इसमें से देखना आपको क्या है कि साहित्य एवं संस्कृत का क्षेत्र होता है। इसके बारे में मैं बाद में चर्चा करूंगा, पहले मैं सिलेबस पर बात कर लूं पहले आपसे। इसके बाद में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से प्रश्न किया जाता है। ठीक, इसके बाद में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय घटनाओं से प्रश्न किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कोविड चल रहा है, कोविड-19 पर इससे पूछ सकता हो। ठीक है, करंट की बात अगर करें, ठीक है, भारत चाइना संबंध पर भी पूछ सकता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि संबंधों में क्या कड़वाहट है। भारत पाकिस्तान संबंध पूछ सकता है। ठीक है, बहुत सारे प्रश्न है, वो तो बाद में बात करेंगे, पहले आप सिलेबस जान लीजिए। तो ये बात हो गई कि एक जो इसमें निबंध का पेपर है ये 3 घंटे का होगा और 3 एस्से लिखना है। एक एस्से का अंक 40 नंबर का होता है। ठीक है, 40 नंबर के ये प्रश्न होंगे, ये एस्से होंगे। तो कुल मिलाकर के 120 नंबर का ये एस्से होगा। अच्छा, इसके बारे में मैं बता दूं आपको कि इसमें जितना टॉपिक मेंस में मैंने आपको बताया है, इसमें आप ये ऐसा पेपर ही होता है कि कोई टॉपिक आप वीक
रख करके इस कंपटीशन को नहीं निकाल सकते हैं। इसीलिए मैंने बार बार आपसे बताया है कि थोड़ा सा सावधान होकर के, सीरियस होकर के आप इस पेपर को देंगे, तभी इस पेपर को निकाल पाएंगे। जैसे मैंने अभी टॉपिक यहाँ पर लिखा है सामान्य हिंदी मुख्य परीक्षा। इस परीक्षा में हिंदी का ही सबसे ज्यादा रोल है। मैं आपको बता दूं, जीएस तो आप पढ़ते ही आए हैं, जीएस आप बराबर पढ़े हैं, पढ़ते आए हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको इसके बाद में जो मेंस परीक्षा देने जाएंगे तो बिना हिंदी पढ़े, अच्छी तरह से पढ़े, आप इस कंपटीशन को नहीं निकाल सकते हैं, कोई नहीं निकाल सकता है। ठीक है, तो उसके लिए सिलेबस मैंने बताया आपसे कि गद्यांश से सबसे पहले प्रश्न किया जाएगा। ठीक है, ये जो सामान्य हिंदी मुख्य परीक्षा मैंने लिखा है, ये आलेखन वाला टॉपिक है। ये आलेखन वाला टॉपिक मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक, इस पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसमें गद्यांश देगा, गद्यांश में शीर्षक से पूछेगा, सारांश पूछेगा, और उसमें उपयुक्त एक वाक्य दिखेगा या ऊपर रेखांकित अंशों की व्याख्या पूछता है। ये 21 नंबर का होता है। इसके बाद में सरकारी पत्र पूछा जाता है। सरकारी पत्र का सारणी रूप, सारणी रूप यानी सरकारी पत्र देता है और उसमें एक पूछेगा इसका सारणी रूप लिखिए। तो इसको तो मैं शुरू करूंगा, बताऊंगा आपको, ये मैं पेपर कराऊंगा और विधिवत रूप से कराऊंगा जिससे आप ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित हो सकें। और मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छा से अच्छा मैटर दे पाऊं, और ये मेरा प्रयास है। मेरा ये वीडियो जितना भी है ये निःशुल्क है, मैं निस्वार्थ भाव से ही आपकी सेवा करना चाहता हूं। ठीक, हम आपसे कोई अपेक्षा नहीं करते हैं, आप ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिएगा। ये मेरा पूरी तरह से पूर्णतः निःशुल्क सेवा है। ठीक है, तो पत्राचार देख लीजिए। पत्राचार से 24 प्रश्न किए जाते हैं। 24 प्रश्न का मतलब है कि इसमें 3 पत्र आपसे पूछे जाएंगे। इसके बारे में मैं बात करूंगा आपसे। इसमें विज्ञप्ति है, टिप्पण है, प्रतिवेदन है, सरकारी पत्र है, इसमें कार्यालय आदेश है, बहुत सारे टॉपिक हैं जिसके बारे में मैं जब ये टॉपिक कराऊंगा तो आपसे चर्चा करूंगा। फिलहाल आप अभी सिलेबस पर ध्यान दीजिए, क्या क्या पूछा जाना है। इसके बाद में देखिए पारिभाषिक शब्दावलियां पूछी जाती हैं। इसमें 2 प्रकार की शब्दावली पूछी जाती है। ठीक है, जैसे पूछेगा वो हिंदी से इंग्लिश 5 क्वेश्चन पूछेगा और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। ठीक है, इसके बाद में इंग्लिश से हिंदी पूछता है 5 क्वेश्चन, जो एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और वो 10 नंबर का होगा। कुल मिलाकर के ये पारिभाषिक शब्दावलियां 20 नंबर की होंगी। ठीक है, 20 अंक की होंगी। इसके बाद में मुहावरे एवं लोकोक्तियां पूछा जाएगा आपसे। 5 मुहावरे एवं लोकोक्तियां इसमें पूछता है, आपको उसका अर्थ और वाक्य में प्रयोग करना होता है। ठीक, तो इसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा, वो बाद में करूंगा। इसके बाद देखिए कंप्यूटर ज्ञान, इसमें एक टॉपिक है जो 10 नंबर का होता है। आपसे वो कई टाइप से प्रश्न किया है अभी तक। कभी वो 2 प्रश्न पूछ सकता है, कभी वो कहो तो 5 प्रश्न कर दे, एक लाइन के, 2 लाइन के। ठीक है, तो पूछ लेगा सीपीयू क्या है, कि क्या उपयोगिता है, या माइक्रोसॉफ्ट क्या है। ऐसे प्रश्न इसमें किया जाता है जो 10 नंबर का होता है। तो कुल मिलाकर के मित्रों मेरा अनुमान है कि आप सिलेबस को थारोली समझ लिए होंगे। नहीं समझ लिए हैं तो दोबारा आप वीडियो देख लीजिएगा। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस टॉपिक को, हिंदी वाले टॉपिक को आप जब बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे तभी आपको यहाँ से नंबर मिल पाएगा। ये टॉपिक देखिए यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा कि हिंदी का रोल कितना यहाँ पर है। ठीक है, मेंस परीक्षा में चूंकि प्रीलिम्स आपको पता है कि मात्र वो क्वालिफाइंग है, यहाँ से नंबर तो मिलता नहीं है, आपको जुड़ेगा नहीं। जो भी नंबर 400 का है, तो ये भी बता दें आपको कि इसकी मेरिट पिछली बार 287 मेरिट गई है, आपको मैं बता दूं। ठीक है, 287 का मतलब है लगभग 70% नंबर होता है, 65 से 70% नंबर लगभग होता है, जो एक अच्छा नंबर माना जाता है। ठीक है, उसके लिए क्या करना है, अगर आप उस लेवल पर जाना चाहते हैं तो आपको उस लेवल की मेहनत करनी चाहिए। क्यों, क्या मैं गलत बोल रहा हूं? अगर आप उस लेवल की मेहनत करेंगे तभी आप इस नंबर को अचीव कर सकते हैं। और मेरी जानकारी के अनुसार देखिए सामान्य अध्ययन का जो पेपर है, इसमें 120 प्रश्नों में आपके मिनिमम 90 नंबर सही होने ही चाहिए। ठीक, क्योंकि जीएस में इतना कमांड नहीं होता, किसी का नहीं होता है, वो 100% नंबर नहीं पा सकता है। तो
वो नंबर आपका कट गया, यहाँ 30 नंबर। इसके बाद में सामान्य हिंदी ऑब्जेक्टिव में नंबर 55 से 60 के बीच में आ सकता है आपका, तो 5 नंबर मैंने वहां से माइनस कर दिया। इसके बाद में हिंदी आलेखन में सबसे ज्यादा ओवरलैप करता है। ओवरलैप करने का मतलब है कि 100 नंबर की हिंदी में आपको कहो तो 50 नंबर मिल जाए, कहो तो 70 न मिल जाए, और कहो तो 80 भी मिल जाए। आपकी काबिलियत के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना कर पाते हैं, कितना सही कर पा रहे हैं। ये अच्छी तरह से प्रैक्टिस करने की जरूरत है। इसके बाद में निबंध के बारे में आपको बता दूं कि निबंध एक दिन की विधा नहीं है। निबंध को बराबर जब आप प्रैक्टिस में रखेंगे तभी लिख सकते हैं। और मैं इस निबंध का भी टॉपिक कराऊंगा आपको, मैं बता दूं, और मैं वीडियोज दूंगा आपको कि जिससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। और उस पैटर्न पर अगर आपने काम किया तो शायद आप ज़्यादा लाभान्वित हो सकेंगे। ये मेरी अपेक्षा है, मैं आप अपेक्षा रखता हूँ। और देखिए, इसमें कोई दिक्कत हो, कहीं से कोई प्रश्न आपको करना हो तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। तो मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। फिर मिलते हैं हम।